वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज पढ़ते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 क्षार, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर का। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए देखते हैं क्या। क्षारक एक साइड पार देते हैं, एक साइड क्षार। क्षारक, सभी क्षारक जल में विलीन नहीं होते हैं। क्षार, सभी क्षारक जल में विलीन होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार क्षारक होते हैं। अगला, कुछ प्राकृतिक क्षार जिसमें उपस्थित अम्लों के नाम, जैसे सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल या मैथनोइक अम्ल। नीट का पौधा फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। आगे, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल। मक्खन में क्यूटेरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल। जट्ठा रस में गैस्ट्रिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, ये बहुत बार पूछता है प्रश्न कि पीएच मान या पीएच स्केल। तो पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन यानी H+ आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन यानी H+ आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। सांद्रता, विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। पीएच का मतलब P फॉर पोटेंजा या पावर हाइड्रोजन, यानी पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन को पीएच पूरा नाम होगा। पीएच स्केल किसे कहते हैं? वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय या क्षारीय है। पीएच स्केल की खोज कब किया गया था? तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का परास क्या होता है? यह एक ऐसा परास होता है जिसमें पीएच मान के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान। आमाशय रस, जिसका पीएच मान कितना होता है? 1.0। टमाटर रस 4.1। मूत्र का 6। चलिए, नींबू रस 2.5। पसीना 4.5। दूध का 6.5। सिर का 3.0। अम्ल वर्षा 5.6, जबकि शुद्ध जल 7 होता है। आइए क्षारीय कुछ देख लेते हैं। आंसू का 7.8। खून का 7.4। पित्त का 7.5 से लेकर 8.8 तक ले होता है पीएच मान, जबकि चूना जल का होता है 11.0। चलिए, अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस क्रिया को तनुकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रिया धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जैसे Zn+H2SO4। तो जिंक सल्फर के साथ Zn H2SO4 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है NaHCl। तो NaCl कर देगा प्लस H2O, ये रिलीज कर रहा है गैस, हाइड्रोजन गैस Pt+HCl। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। आगे, कुछ अधिक और कम अभिक्रियाशील धातु का नाम। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु: लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, पीबी यानी कि लेड या सीसा। कम अभिक्रियाशील धातु: कॉपर, Hg, पारा, मरकरी,
Ag सिल्वर, Au सोना, Pt प्लेटिनम। चलिए जी, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अम्लों के साथ अभिक्रिया। यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होता है, यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्लों का अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बोनेट NaCO3, बाइकार्बोनेट HCO3। कार्बोनेट के उदाहरण CaCO3, ZnCO3, बाइकार्बोनेट के उदाहरण KHCO3, NaHCO3। चलिए जी, ZnCO3 प्लस H2SO4 यानी जिंक कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है H2SO4 से हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2O यानी जल का निर्माण करता है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। NaHCO3 प्लस HCl सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaCl प्लस में जल प्लस CO2 यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 यानी सोडियम क्लोराइड जोड़ जल प्लस CO2, ये लवण का निर्माण होता है। इसका कहने का मतलब कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। एक और देखते हैं CaCO3 प्लस HCl कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जी, कैल्शियम क्लोराइड जोड़ जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी लवण हो जाता है। यदि अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यदि अम्ल के साथ किसी क्षार या भस्म की अभिक्रिया, क्षार को ही भस्म कहते हैं, यदि अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पिछले बार पूछा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जब अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। HCl अम्ल है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, तो क्या निर्माण होगा, NaCl। NaCl क्या है, साल्ट यानी लवण है, प्लस में H2O, ये उदासीनीकरण हुआ। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा, जबकि क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया होता है HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा, H3 हो जाए H3O प्लस Cl माइनस जोड़ ऊष्मा हाइड्रोक्लोरिक आयन, HNO3 प्लस H2O, तो H3O प्लस NO3 माइनस जोड़ हीट यानी ऊष्मा रिलीज होती है। H2SO4 जोड़ जल जब अभिक्रिया करता है तो 2 हो गए, H3 प्लस 2 प्लस SO4 माइनस जोड़ हीट है, यानी हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को। हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल को, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों? दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, जो विषैले होते हैं, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। चलिए, साल्ट किसे कहते हैं, यानी लवण। लवण वैसे रासायनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे
KCl NaCl EtC, यानी अम्ल प्लस भस्म दोनों मिलते हैं तो लवण का निर्माण और जल का होता है। ACl प्लस NaOH प्लस NaCl प्लस H2O। कहता है अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को 3 भागों में बांटा गया है। अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और समान लवण। अम्लीय लवण जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय लवण कहलाएगा। प्रबल अम्ल जोड़ दुर्बल भस्म, यानी HCl क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। Mg2OH2 ये दुर्बल भस्म के उदाहरण है। जब अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 जोड़ जल रिलीज करेगा H2O, यानी pH मान इसका क्या हो जाएगा? 7। भास्मिक लवण जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण की प्राप्ति होती है वह भास्मिक लवण कहलाता है। जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर होती है जिससे जो लवण प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहलाता है। जैसे दुर्बल अम्ल जोड़ प्रबल भस्म, दुर्बल अम्ल का उदाहरण H2SO3, प्रबल भस्म NaOH मिलते हैं तो भास्मिक लवण प्लस जल का निर्माण होता है Na2CO3 प्लस H2O, इसका भी pH मान 7 होगा। चलिए, समान लवण जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर प्रबल अम्ल भस्म के साथ कराने पर जो लवण की प्राप्ति होती है उसे समान लवण कहते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल का उदाहरण HCl H2O SO4 NH O3, प्रबल भस्म NaOH KOH, यानी कि प्रबल अम्ल जोड़ प्रबल भस्म जब मिलते हैं तो क्या करते हैं? समान लवण और जल का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण HCl प्लस NaOH तो मिल जाएंगे NaCl प्लस H2O हो जाएगा, इसका भी pH मान 7 होगा। लवण निर्माण करने की कितनी विधियां होती है? तो लवण को निर्माण करने की 2 विधियां होती है। एक साधारण विधि होती है, इसमें समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। दूसरी प्रयोगशाला विधि होती है, इसका निर्माण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का निर्माण होता है। HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करते हैं तो NaCl प्लस H2O का निर्माण होता है। साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कैन रहता है। उदाहरण CaCO3 MgSO4 MgCl2 Na2SO4। CaCO3 के मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट। आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है? जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम डाइऑक्साइड KiO3 को मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। साधारण नमक जोड़ Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड तो आयोडीन युक्त नमक का निर्माण हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। NaCl प्लस H2O दोनों अभिक्रिया करते हैं NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 होता है जो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाता है। इस विधि को क्लोरो एल्कली विधि भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर जमा हो जाता है तथा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर जमा हो जाती है। एल्कोली विधि में
एनोड पर कौन जाकर गैस जमा हो जाती है? तो क्लोरीन। कैथोड पर कौन जाकर गैस जमा हो जाती है? तो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों उपस्थित है? बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों उपस्थित है? साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में MgCl2 उपस्थित होता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है, जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। प्रस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थिति नमी को अवशोषित कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग है वस्तुओं पर से ग्रीज को हटाने में, साबुन, अपमार्जक और कागज के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कृत्रिम फाइबर बनाने में, बॉक्साइड का शुद्धिकरण करने में। साधारण नमक का उपयोग को लिखो। तो साधारण नमक का उपयोग निम्नलिखित है भोजन बनाने में एवं भोजन पचाने में, अचार और मुराबा बनाने में यानी खाद्य परिरक्षक में। तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण को बनाने में साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग को लिखें। तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित है। जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण को निर्माण में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों और कागज के विरंजित करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के उपयोग को लिखिए। तो हाइड्रोजन का उपयोग निम्नलिखित है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। HCl के निर्माण में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग या विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 या Ca OCl होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। निर्माण विधि: जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। आइए, उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों को विरंजित करने में, जल को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। इसका गुण क्या है? यह हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। यह नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से टूटता है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है, यानी Cl2 गैस बनाता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इसे सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। बनाने की विधि: अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन पर CO2 प्रवाहित करते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। खाने वाला सोडा कैसे बनता है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के विलयन पर CO2 प्रवाहित करते हैं तो खाने वाला सोडा बनता है। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। तो NH4Cl यानी अमोनिया क्लोराइड प्लस NaHCO3 कहता है। इसका गुण क्या होता है? यह जल में कम घुलनशील होता है। यह क्षारीय प्रवृत्ति के होता है। यह भोजन को शीघ्र पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उपयोग इसका क्या है? इसका उपयोग केक, डबल रोटी, पुआ पकवान बनाने में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशमक यंत्र में भी किया जाता है। चलो, धोने का सोडा क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है।
इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। जब इसे खुला वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसे उत्फुलन की क्रिया कहते हैं। देहात में इसे सजी के नाम से भी जानते हैं। इसका गुण क्या होता है? यह सफ़ेद पारदर्शी होता है, यह क्षारीय होता है। इस इस सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। जब धौंध सोडा को गर्म किया जाता है तो जल के 10 अणु बाहर हो जाते हैं, जिसे निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आइए जी, इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में, पोटेशियम को शुद्ध करने में, घरों को सफाई करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, जिसका सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का संक्षेप में POP भी कहा जाता है। इसको बनाने का विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने का विधि: जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति हो जाती है। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा, जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आता है तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जामना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम का निर्माण कर देता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने में, खिड़कियों एवं दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, खिलौने बनाने में, दीवारों को चिकना करने में, कलाकृति बनाने में और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरो क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पर। आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा देखते हैं।